नमस्कार बच्चों, आज हम कविता पढ़ेंगे आलोक धानवा द्वारा रचित पतंग नामक कविता। इस कविता के माध्यम से कवि ने बाल सुलभ मन में पतंग जैसे उड़ने की चाहत, इच्छा का वर्णन है। आप जान रहे हैं, बरसात समाप्त होते ही शरद ऋतु का आगमन होता है और ऐसे में आसमान में पतंगे, रंग बिरंगी पतंगे दिखाई देने लगती हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने ये बताया कि बच्चों को किस प्रकार शरद ऋतु खुद आमंत्रित करती है कि आओ बच्चों, अब तुम्हारे लिए पतंग उड़ाने का समय मैंने ला दिया है। वैसी परिस्थितियां मैंने कर दी। देखिए, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। कवि कह रहा है कि सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया। बरसात का सबसे उरोज का महीना सावन और भादो बीत गया। सबसे तेज बौछारें अब समाप्त हो गई, सवेरा हो गया। सवेरे सवेरे सूरज की लालिमा दिख रही है। ऐसे में कवि ने कहा खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। उपमा अलंकार की पंक्ति है। इसमें बताया गया कि लालिमा सूरज की बिल्कुल खरगोश की आंखों की तरह दिखाई दे रही है। और ऐसे में शरद आया पुलों को पार करते हुए, शरद ऋतु का आगमन हो गया। पुलों को पार करते हुए शरद ऋतु आ गई, अर्थात मानवीकरण अलंकार यहाँ पर दिखाया गया। मानवीकरण अलंकार में कवि ने कल्पना किया, कहा कि ऐसे लग रहा है जैसे कई मौसमों को पार करते हुए, कई मौसमों का पुल पार करते हुए शरद ऋतु आ गई। जैसे बच्चे अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, वैसे ही नई चमकीली साइकिल चलाते हुए शरद ऋतु एकदम चमकदार और सुहावना मौसम लिए हुए आ गया। और घंटी बजाते हुए जोर जोर से अपने उस साइकिल की आवाज़ घंटी बजाते बजाते जोर जोर से बता रहा है, बच्चों को बुला रहा है। शरद अर्थात शरद ऋतु बुलाते हुए कह रही है, आओ बच्चों, पतंग उड़ाने का मौसम आ गया। देखिए, बिंब की बात जहाँ तक है, मैंने बताया है दृश्य बिंब, स्पर्श बिंब और श्रव्य बिंब। जहाँ पर देखिए लिखा है कि सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, दृश्य बिंब का उदाहरण है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, दृश्य बिंब का उदाहरण है। आगे देखिए क्या लिखा है, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, दृश्य बिंब है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, श्रव्य बिंब। तो घंटी बजाते हुए जोर जोर से शरद कई पुलों को पार करते हुए, कई मौसमों को पार करते हुए आ गया है और बच्चों से कह रहा है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, बच्चों को बुलाते हुए ऐसे लग रहा है कि बच्चों का झुंड देखा और कह रहा हो, आओ बच्चों। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, आकाश को मुलायम बना दिया, कहने का मतलब पतंग उड़ाने जैसी परिस्थितियां बिल्कुल बन गई। आकाश में अब बादल नहीं है, बारिश की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में आकाश बिल्कुल मुलायम हो गया। तो ये जो स्पर्श बिंब, श्रव्य बिंब घंटी बजाते हुए, स्पर्श बिंब मुलायम बनाते हुए, तो कह रहा है कि आकाश मुलायम हो गया, अर्थात आकाश बिल्कुल पतंग उड़ाने का मौसम जैसा होता है। पतंग जैसे उड़ाते हैं उस समय, वैसा जो है शरद ऋतु ने माहौल तैयार कर दिया है। इसीलिए बच्चों को बुला रहा है कि आओ बच्चों, पतंग उड़ाने का समय आ गया। और देखिए क्या कहा, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। पतंग की विशेषताएं बताया, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्के और रंगीन चीज पतंग। और पतंग जैसे ही बच्चों का मन होता, दुनिया के सबसे रंगीन और मासूमियत भरा वो चेहरा, मासूमियत भरी वो उम्र, इतनी कल्पना की उड़ानें होती हैं कि जैसे पतंग जितनी ऊंचाइयां छूता है, वैसे ही बच्चों का मन भी उड़ता है। इसीलिए यहाँ लिखा है, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। ऐसा माहौल तैयार कर दिया शरद ऋतु ने
कि आसमान बिल्कुल साफ है और सबसे हल्का पतंग, सबसे हल्का कागज, सबसे पतली कमानी वाला वह पतंग आसानी से उड़ सकता है ऐसे माहौल में। ऐसे में बच्चों को वो बुलाते हुए कह रहा है आओ बच्चों और पतंग उड़ाओ। और उसके आगे देखिए कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। ऐसा आकाश मुलायम कर दिया कि सीटियों और किलकारियों से पूरा माहौल गुंजायमान हो जाए। बच्चे जब उत्साहित होते हैं, पतंग जितनी ऊंची उड़ती जाती है उतनी जो है वो अपने प्रसन्नता का इजहार करते हैं, किलकारियाँ सीटियाँ मारते हैं। फिर से आ गया श्रव्य बिंब, सीटियाँ और किलकारियाँ श्रव्य बिंब का उदाहरण है इस पंक्ति में भी। तो जिससे बच्चे प्रसन्न हो सके, सीटियाँ मार सके, किलकारियाँ भर सकें और पतंगों की उड़ान के साथ अपने मन को भी उल्लसित कर उड़ा सकें, अर्थात जितना मन सके आनंदित हो सके। इसके अलावा देखिए तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया उड़ सके। पतंग जब आसमान में उड़ रहे हैं बिल्कुल तितलियों के मानिंद हैं, ऐसे में तितलियों जैसे नाजुक दुनिया उड़ सके। आगे देखिए जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। बच्चे जो होते हैं इतने कोमल होते हैं, इतने मासूम होते हैं, जन्म से ही स्वाभाविक ईश्वर प्रदत्त उसमें होता है कि बच्चे बहुत ही कोमल होते हैं। कपास की कोमलता को मनुष्य बच्चे की कोमलता के बारे में बताया, तो बताया ऐसे कि जैसे लग रहा हो कि जन्म से ही वो जो है कपास लेकर आए हैं और इतने मुलायम इनके कोमल शरीर हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, कि धरती खुद चलती हुई आ जाती है उनके बेचैन पैरों के पास कि इनको मैं जगह दूं और ये बच्चे उड़ाना शुरू करें पतंग। मानवीकरण अलंकार है पृथ्वी का उसके पैरों के नीचे आना। इसके पहले भी मानवीकरण बताया, शरद आया पुलों को पार करते हुए, यहां भी मानवीकरण अलंकार। अब आगे देखिए जब वे दौड़ते हैं बेसुध, इतने कोमल होते हैं इतने, जब वे दौड़ते हैं बेसुध तो उनको कोई असर नहीं पड़ता, चाहे जमीन तप भी रही हो तो कोई असर नहीं पड़ता। उबड़ खाबड़ जमीन पर भी दौड़ रहे होते हैं और दिशाओं को, छतों को भी नरम बनाते हुए, छतों को नरम बनाते हुए फिर से आ गया स्पर्श बिंब। छतों को नरम बना देते हैं अपनी कोमलता से, कोमल पाद से, अपने कोमल पैरों से। उसको जो है ऐसा लगता है कि छत भी कोमल हो गई। वो इतने जो है पतंग उड़ाने में मशगूल हो जाते हैं कि उन्हें उबड़ खाबड़ और खुरदरा कुछ जो है ऐसा नहीं, सबको वो जो है उसके माहौल के अनुसार अर्थात पतंग उड़ाने लायक बना करके आगे दौड़ते हुए उड़ाते जाते हैं और दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए हर दिशाओं से बच्चों का झुंड चलता, उनके पैरों की, उनके पंजों की चाप सुनाई देती है, वो जैसे लग रहा हो कि मृदंग कोई बजा रहा। फिर से दिशाओं की मृदंग बजाना, मृदंग और बच्चों के पैरों की चाप, वो जो है उपमा अलंकार के बनते। फिर से तो देखिए आगे क्या लिखा, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल को की तरह लचीले वेग से। अक्सर पेंग जैसे झूले पर पेंग भरा जाता है उसी प्रकार से बच्चे जब आते हैं तो ऐसे लग रहा है कि लचीले डाल की तरह वो जो है आगे बढ़ते जाते हैं। पतंग उड़ाने की ख्वाहिश है, पतंग उड़ रही है और उनका मन भी वैसे ही ऊंचाइयां छू रहा है। आगे देखिए उसके बाद छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। छतों के खतरनाक किनारों तक उनके पैर चले जाते हैं और वो इतने रोमांचित रहते हैं, इतने प्रसन्न रहते हैं, इतने उसमें व्यस्त हो जाते हैं पतंग उड़ाने में, उसकी ऊंचाई देखकर प्रसन्न हो जाते हैं कि उस समय गिरने से उन्हें केवल उनके, सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत उन्हें बचा देता है। वो जो प्रसन्नता का अनुभव होता है, रोमांच का अनुभव होता है, उससे जो संगीत उभरता है वही उनको उन खतरनाक कोनों से, छतों से गिरने से बचा लेता है। बच्चे प्रसन्न रहते हैं, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं और महज एक धागे के सहारे, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां, जब पतंग जितनी ऊंचाइयां छू लेता है और बच्चे उतने ही प्रसन्न होते हैं,
महज एक धागे के सहारे वो भी उसको थामे रहता है और वो गिरने से बच जाते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। देखिए कवि की कल्पनाएं कि पतंग जितनी उड़ रही वैसे ही वो भी उड़ रहे हैं, अर्थात उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, वो भी ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं, उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है, वो भी साथ साथ जैसे उड़ रहे हों। ऐसे में अपने रंध्रों के सहारे वो पतंगों के साथ उड़ रहे हैं, अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र माने छिद्र होता है, रोम रोम, उनके रोम रोम से प्रसन्नता की जो खुशबू आती है वो उन्हीं पतंगों के सहारे उड़ रहे होते हैं। वैसे ही बच्चे बिल्कुल जैसे उनके रंग बिरंग पतंग उड़ रहे हैं, उनके रंग बिरंगे सपने उड़ रहे हैं, वो प्रसन्न हो रहे हैं और अपने ऊंची उड़ती पतंगों को देख देख कर प्रसन्नता का इजहार कर रहे हैं। ऐसे में अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, वो इतने मुलायम होते हैं कि छतों के किनारों से अगर कभी गिर जाते हैं तो, और गिर करके अगर बच जाते हैं तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। छत से गिर करके अगर बच जाते हैं, पहले ही बताया इतनी कोमलता होती है, और जब उस छत से गिर करके भी बच जाते हैं तो उनके उत्साह का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और निडर होकर के सामने आते हैं, पतंग उड़ाते हैं। और तो पृथ्वी मानवीकरण करते हुए देखिए क्या कहा, पृथ्वी और भी तेज घूमती आती है उनके बेचैन पैरों के पास। पृथ्वी और भी बेचैन होकर के उनके कोमल पैरों के नीचे जैसे आ जाती हो, उन बच्चों को संभालने लगती है और बच्चों के साथ खुद पृथ्वी प्रसन्नता का अनुभव करने लगती है। इसलिए यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। आपको बताया दृश्य बिंब, स्पर्श बिंब और श्रव्य बिंब। जो आवाज़ें सुनाई देती हैं वहाँ श्रव्य बिंब है, जैसे घंटी का बजना, मृदंग की तरह उनके पैरों की चाप सुनाई देना, ये श्रव्य बिंब। दृश्य बिंब वही साइकिल चलाता हुआ, पुलों को पार करता हुआ शरद आया, साइकिल घंटी बजा रहा है, जब घंटी बजाने की बात आती है तो फिर आ जाता है श्रव्य बिंब। दृश्य बिंब जहाँ जहाँ बताया मैंने, ये जब आगे व्याख्या लिखने के लिए आती है तो उसमें बिंबों के बारे में पूछा जाता है। तो वैसे ही जब पेग भरते हुए आगे बढ़ते हैं, आगे खतरनाक छतों के खतरनाक मोड़ पर आ जाते हैं, तब भी आगे बढ़ते रहते हैं। और ये सब दृश्य बिंब के उदाहरण है। इस तरीके से कविता समाप्त हुई। धन्यवाद।